मेंटोर AK सिंह। और आज फिर हम अपने लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करेंगे, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के हम क्या देख रहे हैं, थ्योरी सेक्शन शुरू कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट बीलीव में अभी एडमिशन लिया है या बीलीव कर रहे हैं या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं लाइब्रेरी साइंस में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अपने लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सभी के लिए ये क्या है, थ्योरी क्लासेस है। आपने सभी ने बच्चों देखो, बीलीव में आपने करी है, डीलीव करी है, किसी ने मास्टर करी है, तो आपने कहीं ना कहीं उस जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा लाइब्रेरी साइंस में आपने वो पढ़ लिया, और जो चीज़ें नहीं पढ़ पाए उसे आपने छोड़ दिया। ये तो जो कंप्लीट कर चुके हैं लाइब्रेरी साइंस उनके लिए, और जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है उनके लिए क्या है, लाइब्रेरी साइंस आपके पढ़ने के लिए, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए, उनके लिए ये क्लास तैयार करी जा रही है, जिससे कि आपको सारे के सारे 10 के 10 यानी 10 जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, 5 से 10 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको सारे के सारे सब्जेक्टों के बारे में नॉलेज मिल जाए और आपका एक बीलीव में बेहतर जो नंबर आए, या फिर आप जब लाइब्रेरी साइंस कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो, तब आपके लिए वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपके इग्नू के और आपके राशि टंडन के प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना था, यानी कि हम क्या देख रहे थे, सूचना एवं समाज, यानी कि पुस्तकालय सूचना एवं समाज को लेकर चल रहे थे। और पुस्तकालय एवं सूचना समाज में, यानी कि पुस्तकालय एवं सूचना समाज, ठीक है, ये आपकी बुक का नाम है। और हम इसका चैप्टर कौन सा देख रहे हैं, लेसन नंबर 1, यानी कि L1 देख रहे हैं, यूनिट 1 देख रहे हैं। यूनिट 1 कौन सी है, आपकी आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय, ठीक है, आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय यूनिट देख रहे हैं। तो इसमें हमें क्या देखना था, हमने देख ली थी पुस्तकालय की परिभाषा, अर्थ, उसके बारे में थोड़ा जान लिया था। आज हमें देखना है, आज का हमारा जो चैप्टर है, यानी कि आज का हमें क्या टॉपिक है, हमारा टॉपिक है पुस्तकालय का इतिहास। क्या है, पुस्तकालय का, यानी पुस्तकालय का इतिहास। अब पुस्तकालय के इतिहास के बारे में जब आपको कल बताया गया था, भाई हमारा जो पुस्तकालय है, यानी पुस्तकालय शब्द आज से उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी कि आप ये सोच लो कि 19वीं शताब्दी या 18वीं शताब्दी या जब से अंग्रेजी 16वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी तब से नहीं हुई है। पुस्तकालय की जो स्थापना है, पुस्तकालय का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं बहुत पुराना है, यानी कि जब हमारी एक तरह से सभ्यता विकसित हुई है, यानी कि ये मान लीजिए जब आपके और हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं लिखना, कहीं ना कहीं उन्हें एक तरह से नक्काशी करनी या फिर ड्राइंग बनानी या फिर उनकी अपनी भाषा को सुरक्षित रखने की जब कला उन्हें विकसित हुई। जैसे कि आपने इतिहास में 3 काल देखे होंगे, पुराना, मध्य और नया। तो मध्य काल में जब क्या है, यानी कि जैसे स्टोन एज वाली बात आई थी, स्टोन एज में प्राग ऐतिहासिक, ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और ये इस तरह की जब आप कॉन्सेप्ट करोगे तो पुराने इस टाइम में कुछ था ही नहीं। फिर बीच में उन्होंने खेती करनी शुरू करी, और फिर आपका क्या है, लेटेस्ट लोग खेती करने के बारे में रहना सीख गए, लोग घरों में रहने लगे। तो ये सब चीज़ें, इसी तरह से हमारा इतिहास, यानी कि पुस्तकालय का इतिहास है। पुस्तकालय के इतिहास को हमने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहली बात आती है, पुस्तकालय के इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा है, 5 इतिहास, यानी 5 भागों में बांटा है, जिसमें क्या है, प्राचीन काल में पुस्तकालय, प्राचीन काल में पुस्तकालय। फिर दूसरा आता है आपका मध्यकाल, मध्य काल में पुस्तकालय। इसके बाद आता है आपका मुग़ल काल। मुग़ल काल का किसी ने आंसर नहीं दिया, कमेंट सेक्शन में मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, देखते हैं कौन बच्चा
आंसर देता है, और जो आंसर देगा मुग़ल काल वाला उसका नाम मैं एक तरह से एक रिवॉर्ड के तौर पर दिखाऊंगा और कि इस बच्चे ने सही आंसर दिया है और ये बच्चा कहीं ना कहीं लाइब्रेरी के तौर में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन अपना नाम चैनल पर लाना चाहता है या फिर अपने रिवॉर्ड के तौर पर, एक गुड़ के तौर पर, जैसे छोटे बच्चों को गुड़ दिया जाता है, आपकी प्रशंसा इस चैनल पर करी जाएगी, इस बच्चे ने ये नाम दिया है। ठीक है, फिर आता है ब्रिटिश काल। हम ब्रिटिश काल को देखते हैं। भाई सभी आपने देखे होंगे, सभी कहीं ना कहीं सभी देश मुग़ल एम्पायर से क्या है प्रभावित हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए पुस्तकालय। ठीक है, अब आती है वर्तमान। वर्तमान में तो आपके ILE ये सारे आ चुके हैं, तो इस चीज़ का भी आपको पढ़ना है। तो इन सब भागों को हम बांटते हैं, यानी कि 5 भागों में हमने बांट लिया। भाई प्राचीन हो गया, फिर मध्य हो गया, फिर मुग़ल एम्पायर हो गया, फिर ब्रिटिश, और फिर ये प्राचीन में आपका सारी यानी जो आपको मैंने बताया सिंधु घाटी सभ्यता, मध्यकाल फिर आ जाता है। फिर हम धीरे धीरे लेके चलते हैं, यानी कि सबसे पहले लेके चलते हैं हम प्राचीन काल, यानी कि प्राचीन काल में पुस्तकालय। ठीक है, प्राचीन काल में पुस्तकालय। तो क्या है, सबसे पहले आती है प्राचीन काल की बात। भाई आप अपने यही तो है कि आप कहाँ से आए ये जानना पहले प्रेफर करोगे। भाई अपनी यानी कि आप क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ है, आपकी माँ के गर्भ से। ठीक है, उनका जन्म कहाँ, उनकी माँ के गर्भ से। तो यानी कि कहीं ना कहीं से सीक्वेंस चला होगा, यानी कि प्राचीन काल में हमें क्या है इतिहास भी जानना जरूरी है। अब प्राचीन काल में अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात लेके चलें तो आपको ये पता होना चाहिए कि है बहुत सारी सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं भारत सभ्यता से कहीं ना कहीं इनका सभ्यता हो गई। ये जो सभ्यताएँ आपको वर्ल्ड का क्या है एजुकेटेड सभ्यताएँ मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके वर्ल्ड एजुकेटेड होने का रीज़न क्या है भाई, चौराहे, नाली, कहाँ पे उनके घर होने चाहिए। जैसे आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा वास्तु वाला, ठीक है, वास्तु वाला, तो उनके घर वास्तु के हिसाब से भी परफेक्ट थे। भाई उन्हें ये पता था कि साउथ में क्या होना चाहिए, नॉर्थ में क्या होना चाहिए, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो वो कॉन्सेप्ट उनका पता कैसे है, उन्हें कॉन्सेप्ट पता कैसे, कहीं ना कहीं आपको जब इन्हें कॉन्सेप्ट पता है, भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कॉन्सेप्ट पता है, उसके बाद जो आए मध्य यानी मध्यकाल, फिर मुग़ल एम्पायर, फिर ये जो अंग्रेज़ हैं इनको, और हमें किस तरह से पता चल रहा है, ये जो सीक्वेंस है ये तभी तो पता चल रहा है भाई, इनके जो सोर्स होंगे इन्हें पता चला, इनके सोर्स होंगे इन्हें पता चला, इनके सोर्स होंगे इन्हें पता चला, और यहाँ इनके सोर्स होंगे हमें पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी किताब है उससे हम पढ़ रहे हैं, फिर आपकी यानी आपकी किताब उससे आपके बच्चे पढ़ेंगे। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सोर्सेज से कहीं ना कहीं हमें क्या पता चल रहा है, चीज़ों का पता चल रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ, लाइब्रेरी ज़रूरी हुई। भाई लाइब्रेरी ज़रूरी हुई कि नहीं हुई। अब आपने देखा होगा कि हमारे प्राचीन काल में एक विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहानी खिलजी ने क्या करा था, उसकी लाइब्रेरी को जला दिया था। तो यानी कि लाइब्रेरी तो थी उस टाइम पर भी, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय सबसे क्या था, चर्चित पुस्तकालयों में से एक था। भाई उसकी चर्चित पुस्तकालय यानी कि उसके चर्चित पुस्तकालयों के बारे में आपको जलने की कहानी भी आपने पता है। यानी कि पुस्तकालय का जो कॉन्सेप्ट है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो अब पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट जब चला आ रहा है तो पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट इंडिया से चला आ रहा है, तो आपको ये मान लेना चाहिए कहीं ना कहीं प्राचीन काल में हमारे जो सभ्यता थी, जो हमारे लोग थे, वो हमारे से ज़्यादा वेल एजुकेटेड थे। तो यहीं से आपको क्या है पुस्तकालय के बारे में समझना चाहिए। सबसे पहला आता है आपका प्राचीन पुस्तकालय में आती है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आपको मैंने कल बता दिया था। भैया सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिले हैं, शिलालेख के भंडार गृह मिले हैं। तो शिलालेख के भंडार गृह मिले हैं। अब शिलालेख के भंडार गृह मिले हैं तो वैसे ही क्या है भंडार गृह पुस्तकालय, एक यानी कि एक भंडार गृह मतलब पुस्तकालयों का भंडार गृह मिला है। फिर अब आती है चीनिंग, यानी कि
चीनी यात्री वुहान। ठीक है, अब इसका क्या हुआ, यानी कि यह आया था 414 तक ईस्वी तक। और इसमें इसने क्या लिखा अपने लेख में, नागार्जुन यानी कि लिखिए नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का यानी कि लाइब्रेरी का वर्णन किया है। अब जब उस टाइम पे वर्णन हुआ है तो ये क्या है, आज क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो कितने साल हो गए आप ही कैलकुलेट कर लो भाई। हम मोटा मोटा मान के चले 400 साल पीछे अगर हम मान के चले तो इतने टाइम बहुत पहले की बात है यानी कि। तो इस तरह से, और आपको हुआंगसेंग वाली बात याद है थी भाई, चीनी यात्री हुआंगसेंग की कहानी तो आपने सबने सुनी है कि चीनी यात्री हुआंगसेंग भारत आया था, उसने यहाँ पर क्या है नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल करी। चीनी यात्री, दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए, चीनी यात्री हुआन सेंग 1650 से लेकर 16 ने लिखा। किसने करा, यानी कि नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन चीनी यात्री हुआन सेंग ने लिखा कि ये क्या है, प्रत्येक मठ में पुस्तकालय था। कॉन्सेप्ट क्या है, प्रत्येक मठ में पुस्तकालय था। अब मठ क्या है, एक तरह से क्या है, ये मान के चलिए मठ एक तरह से जहाँ पर शिक्षा हासिल करी जाती थी उसे मान के चलेंगे, या फिर मठ जैसे जहाँ पर बहुत भिक्षु रहते थे उसे मान के चलेंगे। तो यानी कि बहुत भिक्षुओं का क्या है, वहाँ पर वो अपना ध्यान भी लगाते थे, शिक्षा भी हासिल करते थे और कहीं ना कहीं रहते भी थे। तो उसका कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं बताया गया है कि मठों में क्या था, पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब पुस्तकालय का कॉन्सेप्ट दिया गया, अब आती है आपके नालंदा पुस्तक यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, यानी कि आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय अभी आपके जो यानी कि कॉन्सेप्ट में ये आया है, यानी वर्तमान समय में यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय को दोबारा से बनाया जाएगा। अब दोबारा से बनाया जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ, बिहार में है, जिसे क्या है हमारे पीएम मोदी जी ने कहीं ना कहीं उसको एक तरह से बनाने का कॉन्सेप्ट तैयार करा है। तो इस चीज़ के बारे में भी आई है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए नालंदा विश्वविद्यालय जिसका है धर्म गज थी, यानी कि नालंदा पुस्तक यानी कि उसके क्या है पुस्तकालय के नालंदा विश्वविद्यालय के जिनका नाम धर्मगंज था। इसमें किसका नाम आपसे पूछा गया, नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, लिख लीजिए, ये सही तरह लिख देता हूँ मैं, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसका नाम धर्मगंज था। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके मतलब एग्ज़ाम में आ चुका लाइब्रेरी के, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या है, तीन बहुत यानी कि बहुत बड़ी इमारतों में था, जिसमें क्या था रत्ना सागर, लिख लीजिए। अब इसकी तीन इमारतें कौन कौन सी हैं, तीन इमारत में आपको पता होना चाहिए, रतन सागर, दूसरा है रत्नोदधि, फिर आपका आ जाता है रत्ना रंजन। ठीक है, तो ये कही जाती थी। और इसमें क्या था, ये क्या था, सबसे पहले आपकी आ जाती है यानी कि इसमें क्या थी, इसकी 9 मंजिल थी, 9 मंजिल बताई गई है। प्रत्येक यानी कि प्रत्येक में 300 कमरों का उल्लेख करा गया है। और ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि कहीं ना कहीं इसमें आपको क्या है पुस्तकालयों का जब खिलजी ने इसे जलाया यानी कि 1205 पर आक्रमण करने के साथ साथ उसने आक्रमण करा। और ये किसने मेहनत जली,
6 महीने तक, ठीक है, 6 महीने तक जलती रही, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और इन तीनों का नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। 300 कमरे थे, 300 कमरे वाला भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये तो आपका हो गया प्राचीन काल। अब प्राचीन काल के बारे में समझ गए। अब प्राचीन काल से हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हमें कर देते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका मध्यकाल। मध्यकाल, ठीक है। अब क्या आता है मध्यकाल में? पुस्तकालय। अब मध्यकाल में जब पुस्तकालय आ गया तो मध्यकाल में पुस्तकालय की बात आएगी। अब मध्यकाल में वही भारत की यानी कि पाठकों के और कहीं ना कहीं मुग़लों का इस टाइम आना शुरू हो गया था। तो यानी कि आपने इस समय क्या हुआ था, अरबी फ़ारसी में पुस्तकालयों की स्थापना हुई। शाही पुस्तकालय में हुआ, यानी कि राजा महाराजा क्या करते थे भैया, राजा महाराजा क्या आपने देखा होगा कि जैसे पुरानी पिक्चर होती थी तो क्या करते थे, एक व्यक्ति होता था वो कहानी सुनाता था राजा को कि भाई आज क्या है, यानी कि आज जो पुराने टाइम पर राजा महाराजा क्या करते थे भाई, युद्ध का काम करते थे, पढ़े लिखे भी थे, पर क्या जो पढ़े लिखे नहीं थे तो वो ज्ञान का इजाफा करने के लिए पता है क्या करते थे, जो उनके यहाँ पर विद्वान होता था, यानी कि एक तरह से जैसे आज के टाइम पर क्या है पुस्तकालय अध्यक्ष हो गया, यानी कि लाइब्रेरियन हो गया। अब वहाँ उस टाइम पर क्या है, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हो एक एक करके पढ़ा, यानी कि किसे राजा को सुना रहा है कि ये इसमें ये बात कही गई है, इसमें ये बात कही है, वेद में ये बात कही है, इसमें ये बात कही है। तो यानी कि मुग़ल बोला मध्यकाल में इस तरह की बात आई। तो इस तरह की बात आई तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस तरह की बात आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आपका क्या है, फिर आपके आते हैं जो खिलजी ने, यानी खिलजी ने अमीर खुसरो को अपने शहर में पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति करवाई थी। अब उसमें करवाई थी उसने कॉन्सेप्ट में, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो शाही बात आती है, शाही पुस्तकालय की बात आती है, तो वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यानी कि लिखिए, एक नोट्स के तौर पर आपको लिखवाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या आती है, जब मुस्लिम शासन कालों में मदरसे के पुस्तकालय होते थे तो यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरफ क्या कर दिया उसने भाई, जो खिलजी था, यानी देखो खिलजी में आपको क्या है, बेख्तियार खिलजी, किसने क्या करा, नालंदा जला दी, ठीक है। अब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, अब मध्यकाल की बात हो रही है, इम्पीरियल ग्रंथालय की स्थापना कर दी थी। यहाँ पर स्थापना करने के बाद जब आपकी खिलजी यानी अमीर खुसरो ने कहीं ना कहीं, अमीर खुसरो ने क्या करा, अपने शाही पुस्तकालय का अध्यक्ष नियुक्त किया। अब किसे करा ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइब्रेरी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे से नोट्स ले सकते हैं। जैसे यूजीसी नेट के आपको मात्र प्रीवियस ईयर कितने रुपए मिल जाएंगे, 100 रुपये, और चैनलों से और जगह से आपको सस्ते में मिल जाएंगे मात्र 100 रुपये में, और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, लाइफ टाइम आपके पास रहेंगे, इसलिए आप इसे ले सकते हैं हमारे चैनल से, क्योंकि 100 रुपये आपके हैं और 100 रुपये आपके, ये भी तो लगे कि आपने कोई बुक करी है, जैसे कि आप बुक ले लेते हो। और बहुत सारे आपने देखा होगा कि बुक लेने के बाद क्या है, 1 साल के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए वैलिड है, ऐसा कुछ नहीं है। परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपने बुक ली, आपके गूगल जब तक ड्राइव है आपके पास तब तक आपके पास बुक रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे थे हम क्या है, यानी कि सेकंड पॉइंट था इस का, जलालुद्दीन
खिलजी ने अमीर खुसरो को अपनी शाही पुस्तकालय अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, किसने करा? जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को अपनी शाही पुस्तकालय का यानी शाही लाइब्रेरी का पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी नियुक्त किया। ठीक है, तो इसका मतलब उस टाइम पर भी लाइब्रेरी थी। तो यहाँ पर आपको मध्यकाल में समझ में आ गया। अब मध्यकाल से हम आते हैं धीरे धीरे यहाँ पर आपको फिर आए यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक की बात है। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या करा? पुस्तक प्रेमी था वो। कौन था? फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक। फ़िरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, तो क्या था? पुस्तक प्रेमी था। पुस्तक प्रेमी था। अब पुस्तक प्रेमी था तो उसने भी कहीं ना कहीं पुस्तकालय की स्थापना करी अपने राज्य में। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक था मध्यकाल का। अब मध्यकाल से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मध्यकाल से आगे चलते हुए हम आते हैं मुग़ल एम्पायर, यानी कि तीसरा पॉइंट है आपका मुग़ल काल में पुस्तकालय। ठीक है, अब पुस्तकालय मुग़ल काल में आ गया। अब मुग़ल काल में क्या हुआ? मुग़ल काल यानी मुग़ल सम्राट बाबर व उसके बेटे हुमायूं ने मदरसों में पुस्तकालय की स्थापना करी थी। भाई यहाँ पर जो मध्यकाल में स्थापना हो गई मदरसे की और कहीं ना कहीं इस तरह की स्थापना हो गई। अब इसने क्या कर दिया? पूरी तरह से कर दिया। अकबर के समय में क्या हुआ? अकबर के समय में पुस्तकालय को अलग यानी कि एक महकमे के तौर पर कर दिया। जैसे क्या है आज क्या टाइम पर आपने देखा होगा कि अलग एक लाइब्रेरी अलग डिपार्टमेंट बन गया। तो यानी कि लाइब्रेरी में आपको डिपार्टमेंट के तौर पर पढ़ाई भी हो रही है और उस तरह से पुस्तकालय का भी यूज़ हो रहा है। तो इसने क्या करा? अकबर ने आते ही अपना क्या कर दिया? एक अलग महकमा बना दिया पुस्तकालय का। और जिससे क्या यानी जिसके निर्देशक का क्या नाम था? यानी लिख लीजिए जिसके निर्देशक एक मिनट रुकिए लिखिए। अकबर के टाइम में निर्देशक कौन था? नाजिम कहलाते थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नाजिम कहलाते थे। और क्या है यानी विद्वान व्यक्ति ही इस पद को यानी कि जैसे आज के टाइम पर क्या है विद्वान कौन है? जिसने कही भाई बिलीव करी है, जिसने क्या है यानी कि बिलीव के साथ कंप्यूटर जानता है या फिर बिलीव एमलीव करी है। जैसे आपका डिग्री कॉलेज में चल जाए तो आपको क्या है बिलीव एमलीव चाहिए, यानी कि बहुत सारी जगह एमलीव ही चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए बिलीव एमलीव करी है जो क्या है इस तरह से पारंगत है पूरी तरह से विषय में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है दावेदार होता था। इसके बाद क्या है आपका पद क्या हुआ? इसके बाद आपका आता है ये लिखिए, इसके बाद दरोगा ए किताब खाना का पद होता था। किसका? यानी कि लाइब्रेरी किसके नाम से जानी जाती थी? लाइब्रेरी को इसके नाम से जाना जाता था। ये क्या था? पद था। पद लाइब्रेरी का पद था। ठीक है, आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर आता है शाहजहाँ और बहादुर शाह जफ़र, यानी अंतिम मुग़ल सम्राट ने भी पुस्तकालय की स्थापना करी थी। तो यहाँ तक का भाई आपका क्या है बहादुर शाह जफ़र आपको पता ही अंतिम शासक था। फिर आपका हम आ जाते हैं अब अपने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, यानी कि ब्रिटिश शासन काल में पुस्तकालय।
ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं आपने एक चीज़ का नाम सुना होगा, वो था प्रेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रेस के आविष्कार हो गया, और कहीं ना कहीं पुस्तकालय में जो पुस्तक जो यूज़ होती हैं वो छपने लगी, समाचार पत्र आ गए, पत्रिकाएं आ गई, और इस तरह से ये सारी चीज़, जैसे कि आपकी क्या है, बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, ये मैगजीन्स हो गई, तो ये क्या हुआ, इनका क्या हुआ, छपने लगे, वृद्धि होने लगी। और भारत में अंग्रेज़ों के आगमन से ही भारत के कई लाभ हुए, जैसे कि अंग्रेज़ों ने कोलकाता में इंपीरियल लाइब्रेरी यानी इंपीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी। अंग्रेज़ों ने क्या करा था, कलकत्ता में इंपीरियल सार्वजनिक लाइब्रेरी की स्थापना करी। और स्थापना कब करी थी, 1891 में। ठीक है, कब करी थी, 1891 में थी। और इस यानी कि वैसे तो इस पुस्तकालय की स्थापना एक तरह से मानी जाती है 35 में, यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में 500 पुस्तकालय के संग्रह से हुई थी। ठीक है, कहाँ से हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज, 1835, 500 पुस्तक से, 500 बुक से। ठीक है, याद रखना 500 पुस्तक से। पर क्या हुआ, जो स्थापना मानी जाती है वो 1891 में ही मानी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो भाई 30 जून 1930 को क्या हुआ, एक तरह से इसका उपयोग होने लगा, फिर इस तरह के यानी कि पुस्तकालय की स्थापना हुई। और पुस्तकालय की स्थापना एक तरह से 1981 में, यानी कि दोनों क्वेश्चन ये बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है कि हम 1835 लगाएंगे, इसमें 91 लगाए, पर आपका जो आंसर है, परफेक्ट आंसर जो है 1935 ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे देखते हैं। यानी कि अब आते हैं नेक्स्ट जो आपकी आती है लाइब्रेरी, कौन मारा पुस्तकालय मद्रास में खोला गया, और एसओ यानी कि एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई में खोली गई। तो यह आपके आ जाता है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी यानी मुंबई में खोली गई। अच्छा, पहले बम्बई और मुंबई में आपको डिफरेंस पता है, बम्बई और मुंबई में, बम्बई पहले बी से, अब एम से, इसका राज पता है किसी को? चलिए राज पता हो तो बताना कमेंट्स में। ये ज़्यादातर हिस्ट्री वाले बच्चों को पता होगा, हिस्ट्री में हमें भी पढ़ाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए बम्बई और मुंबई में क्या अंतर है। ठीक है, आज और ये कहानी तो आपने सुनी होगी, दहेज में मिला था एक। ठीक है, तो वो आपको वो कहानी भी इससे जुड़ी हुई बताओगे। फिर आते हैं, आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने क्या करा, यानी कि पुस्तकालय का विकास करा। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, अभी देखो ये मान लो पुराने ज़माने की, आज से कम यानी कि 2000 से पहले की बात लेके चले, ये 2005 तक, जब तक हम भी थे 5वीं छठी में हमने भी चंपक पढ़ी है। और क्या था कॉन्सेप्ट इस तरह का था, ये मान के चलिए 10 तक मान के चलते हैं हम, 10 तक मैक्सिमम मान के चलता हूँ मैं, कि 10 तक आपने ये देखा होगा कि जब भी ट्रेन में जाते थे तो ट्रेन यानी कि रेलवे स्टेशन पर बुक्स की बहुत दुकानें होती थी, और उन पर क्या इस तरह की कहानी थी, जैसे कि मान लीजिए 20-20 पन्नों की छोटी छोटी किताब मिलती थी कि आपका यानी कि आपका जो सफ़र है वो आसान हो जाए, कहानी पढ़ लो। तो इस तरह कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर। तो वैसे ही कॉन्सेप्ट था अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ क्या थे भाई, अपने देश से दूर आके यहाँ पे बसे हुए थे, जो काम करने वाले थे। अब जब दूर देश आकर बसे हैं तो उन्होंने क्या करा, अपने जो ग्रंथ हैं यानी कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको संजोया, अपनी जो सोर्सेज हैं उन्हें बनाए, उन्हें कहीं ना कहीं रखा। उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई, सेंसर सारे इकट्ठे करे,
तो यानी कि उन्होंने लाइब्रेरी बनाकर और जो चीज़ें थी वो क्या करते थे, किताब, यानी उनमें एक कैपेबिलिटी थी कि भाई ये किताब निकालो, पढ़ना शुरू करो। तो वो कहीं ना कहीं उनकी कैपेबिलिटी, अच्छी कैपेबिलिटी थी और अच्छी चीज़ें थी जो कि आजकल के यूथ में हटती जा रही हैं। अगर हम क्या करें अपने यूथ को पुराने टाइम पर, जैसे आप क्या कर आज के टाइम पर हम लेके चलते हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं पढ़ने, किताब से नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना। भैया किताब से पढ़ना चाहिए। आप अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप किताब आपके सामने पढ़ी तो आप क्या कर रहे हो, किताब में नोट तो कर रहे हो, मार्क तो कर रहे होगे। अब आप कॉपी ले रहे हो, आप लिख तो रहे होगे। जब आप लिख रहे होगे तो आपको क्या है उसका, यानी कि नोट्स जब आप उसे पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे देखने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने क्या करा, एक पुस्तकालय का निर्माण करते चले गए। तो यहाँ पर आती है कहानी ख़त्म। किसकी ख़त्म हो जाती है, मुग़ल एम्पायर की। अब आते हैं वर्तमान में, वर्तमान काल में पुस्तकालय। ठीक है, अब वर्तमान काल में पुस्तकालय को भाई हमने कितने अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे कि शैक्षणिक पुस्तकालय हो गए, आपके सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हो गई, जिला पुस्तकालय हो गए, राजकीय पुस्तकालय हो गए, आपके नेशनल पुस्तकालय हो गए। अब इसमें एक नाम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, RRRLF, यानी कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब है कहाँ पर ये, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में। और इसका क्या है, बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि पुस्तकालय में शिक्षा और प्रशिक्षण पर भी जोर दिया इसने। विश्वविद्यालय ने, अब यूजीसी ने क्या करा, यानी विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस का विभाग खोला। किसका, लाइब्रेरी साइंस का विभाग खोला। ये भी आपको कॉन्सेप्ट होता होगा आज के टाइम पर। लाइब्रेरी में क्या हुआ, सारे आपके कोर्स कितने हैं भाई, ये मान के चलो, सी लीव जिसे हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कहते हैं आजकल, डी लीव डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, बैचलर, मास्टर, और आपका क्या है एमफिल तो अब बंद हो चुका है, पीएचडी। ठीक है, इतने सारे कोर्स हैं और कहीं ना कहीं आपका इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। तो ये क्या है, यानी कि इसमें आपको पढ़ाया जा रहा है, वर्तमान समय में पढ़ाया भी जा रहा है लाइब्रेरी। यानी कि लाइब्रेरी पहले क्या होता था, पहले आपने पढ़ा है कि पहले टाइम पे क्या है, जो भाई ज़्यादा पढ़ा लिखा था उसे क्या कर लाइब्रेरी में बैठा दिया। आज भी आप देखोगे यूपी के स्कूलों में या फिर बहुत सारे जगह पे आपने स्कूलों में देखा होगा कि लाइब्रेरी की वैकेंसी नहीं निकल रही है। ठीक है, जो भी क्या है, एक टीचर को, यानी कि जो टीचर क्या है इंचार्ज दे दिया कि भैया आप क्या करोगे, लाइब्रेरी का इंचार्ज बना दिया, आपको लाइब्रेरी का काम संभालोगे। भले ही वो क्या लाइब्रेरियन नहीं है, लाइब्रेरी की उसने पढ़ाई नहीं करी, पर उसे इंचार्ज बना दिया। ठीक है, यानी पुरानी पद्धति के हिसाब से। वैसे क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी की वैकेंसी निकलनी चाहिए, लाइब्रेरी का क्या, जो जिसने क्या है लाइब्रेरी क्वालिफिकेशन कर रखी उसे उस पोस्ट पर बैठाना चाहिए। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जब बहुत सारे संगठन क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं पुस्तकालय के संगठन है, राष्ट्रीय प्रणाली की, इस तरह से और पुस्तकालय कर्मचारियों के विकास में उनका योगदान है, सेमिनार अरेंजमेंट करते हैं, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है किसका, ILA, यानी कि इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। फिर आपका दूसरा नाम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, कौन सा है, यानी कि IASLIC, यानी कि आपको नाम याद रखने, IAS बनना है मुझे और LIC करानी है अपने अपने परिवार के लिए। फिर आपका आता है केयर, जिसे क्या कहते हैं, इंस डॉग। फिर आपका आता है डिस डॉग। ठीक है, फिर आप क्या आ जाते हैं, अगर बाहर के लेके चलें तो हम क्या कहें, यूनेस्को हो गया। ठीक है, यूनेस्को हो गया, और आपका ALA हो गया। ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं संगठन जो है ये काम करने के लिए, आपके पुस्तकालय को विकास करने के लिए, सूचना तक जोड़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम अपने फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस, यानी फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कौन है, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कौन है, आपको सबको पता होगा फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कौन है। तो वो हैं आपके
रंगनाथन जी, यानी कि डॉक्टर SR रंगनाथन जी क्या है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। अब फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, अब फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ने क्या किया भाई, ये किसके हैं, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, मैथ्स के प्रोफेसर थे, इन्हें क्या करा गया, बाहर भेजा गया लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, और इन्होंने क्या करा, लाइब्रेरी पढ़ी, और इन्होंने CC का इजाद किया, यानी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन का इजाद किया, कॉलोन क्लासिफिकेशन को पद्धति का विकास किया। तो कहीं ना कहीं इनको हम कॉलोन क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, एक नाम रह गया मेरा, इसमें और लिख लीजिए, यह है इनफ्लिब नेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, अब ये आपका आ जाता है। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने क्या करा 1957 में, इसे थोड़ा सा हम, पेज भी ख़त्म हो गए, चलिए यहीं से लिख लेते। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इफ़ यानी कि 1957 में क्या करा, 1957 में रंगनाथन जी ने शैक्षणिक पुस्तकालय के विकास के लिए पुस्तकालय समिति का स्थापना करी। अब पुस्तकालय समिति में आपको पता है 64-66 में UGC ने कोठारी आयोग आया था, यानी कि आपका 1964 से लेकर 66 तक UGC कोठारी आयोग आया था, की स्थापना हुई और सिफारिश करी गई कि सरकार, यानी सरकार को विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना करने की बात करी गई। अब यहाँ पर क्या हुआ कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पर क्या आई, यहाँ पर बात आई फिर आपकी UGC ने कहीं ना कहीं 1991 में, यानी कि 1991 में क्या करा, 1991 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इन्फ्लिबनेट आया था, यानी कि आपका क्या आया था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेट की स्थापना हो गई थी। अब इसका क्या था, इसका उद्देश्य था शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास और साथ साथ एक तरह से रियूनेशन करने का, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा धीमी गति से जो चल रहा था पुस्तकालय, उसको बढ़ाने का, सही तरह से पुस्तकालय में तकनीक को लाने का। यानी कि सीधे सीधे भैया हाथ से जो पुस्तकालय में अभी भी आपने देखा होगा, भाई देखो हाथ से तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी का हम क्या है, टेक्नोलॉजी पे, इंडियंस जो है टेक्नोलॉजी पे भरोसा क्यों नहीं करते। आज अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, टेक्नोलॉजी क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी, आपके लिए भी। टेक्नोलॉजी के बिना हम अधूरे हैं आज के टाइम पर आज भी इंडियंस जो है क्या है, किताबों में, कॉपियों में अपने नोट्स बनाते हैं, यानी किताबों में क्या है, टिक कर रखते हैं। अब वो जो टिक करा हुआ है, किताब है उसके पास रखी है, भाई उसका बच्चा हुआ, उसके बाद उसे वो किताब मिली, तो वो क्या किताब को देख नहीं पाएगा। जैसे मेरे जो मतलब फादर हैं, फादर के भी फादर, यानी कि मेरे दादाजी, पर दादाजी की भी, उनके भी डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं या मिले हैं। तो मैंने क्या देखा है, उस लिखे हुए हैं उनके, मेरे दादाजी की भी डॉक्यूमेंट हैं। तो यानी कि जब पुराने टाइम पे जो लिखी हुई चीज़ है वो कहीं ना कहीं मिल रही है। अब टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी आप मान लो आप 100 साल की टेक्नोलॉजी रख रहे हो, ठीक है, कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी जो चीज़ें। भाई किताब आप ये कहने लगो किताब भी डिस्ट्रॉय, पर आपने क्या है सोर्सेज तो संभाल के रखे हैं, तो संभाल के रखोगे। मेमोरी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, भाई आज एक फ़ोन लेने चल जाओ, 5 से 10 साल बाद आप उसकी क्या होगा, आपका वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे इंडियंस का, बहुत से जो इंडियंस हैं वो भरोसा नहीं करते आज भी। तभी भी यही कहा जाता है कि अपने नोट्स बनाइए। जब भी आप पढ़ाई करोगे, क्या कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। अब नोट्स क्या है, आपके रखें, सुरक्षित रखें। डिजिटल नोट्स बना रहे हो, डिजिटल नोट्स आपके लैप्स हो सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं लिख के भी रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ साथ के साथ लिखते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, क्या कर दिया, यानी यशपाल कमेटी ने क्या कर दिया, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी इन्फ्लिबनेट ने, ये क्या करा, पुस्तकालय का विकास करने के लिए, गति को जो धीमी गति से चल रहा है उसे क्या करना, इजाफा करने के लिए ये काम कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके 5 कालों में जो बटा हुआ है, जो काल है, वर्तमान काल, आपका मध्यकाल, मुग़ल एम्पायर,
आपका अंग्रेजों का काल और आपका प्राचीन काल। ये कालों में कहीं ना कहीं आपने पुस्तकालय के बारे में जो चीज़ें जानी है वो आपको पता होना चाहिए। आपको क्या क्वेश्चन क्या आता है कि मान लीजिए पुस्तकालय के इतिहास के बारे में बताइए। अब पुस्तकालय के इतिहास के बारे में बताइए, अब बच्चे क्या लिखेंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे 4-5 लाइन। नहीं बच्चों, आपको क्या करना है, पुस्तकालय के बारे में पूरा का पूरा एक तरह से मैं आपको क्वेश्चन भी लिखना बता दूंगा। अभी क्लास चलने दीजिए, थोड़ी जब आपकी क्लास चल जाएगी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से लिखना है। एग्ज़ाम देने का तरीका सीधे सीधे आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मान के चलिए पेज है आपका, एक पेज है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देना होता है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, फिर आपका क्या है, आपकी एक डेफिनेशन, ठीक है। अर्थ है तो अर्थ पहले, फिर डेफिनेशन, सॉरी इस तरह से लिखा जाएगा। फिर क्या है आपका जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो, और फिर उसके बाद निष्कर्ष। इस तरह से क्वेश्चन लिखा जाता है एक, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं पुस्तकालय के इतिहास के बारे में बताइए। पुस्तकालय के इतिहास के बारे में, पुस्तकालय क्या है, प्राचीन समय से हम जानते आए हैं। ये क्या है, किताब घर, ग्रंथालय के पोथी घर के नाम से इस तरह से जाना जाता था। फिर आप लिखोगे पुस्तकालय का अर्थ ये है, पुस्तकालय का जहाँ पर किस पुस्तकें रखी होती। फिर उसके बाद क्या आप एक डेफिनेशन दे दोगे, रंगनाथन जी का किसी भी डेफिनेशन दे दी। फिर आप क्या करोगे, पुस्तकालय को निम्न कालों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर आपका मुगल एम्पायर, और ये यानी 5 कालों के बारे में लिख दिए। फिर आप एक यानी कि प्राचीन काल में एक, जैसे अभी पढ़ाया मैंने आपको, ऐसे बता दोगे। तो यानी कि ये मान के चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो 10 में से 9 तो देगा ही, पर आपको सही लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।